सूरह दोहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो बेजार हो गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो जो, नाफरमान क्यों ना हो जाओ, जब भी तुम अपने रब को पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट आने में देर करते हो, मगर वो देर नहीं करता। वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक़्त दूर नहीं है जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो रूहानी डायरी इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर दीजिएगा। वहाँ पे अपनी स्टोरी को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों की स्टोरी भी शेयर हो जाएगी। तो जी बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम और अस्तगफिरुल्लाह ऐड कर चुके हैं और अस्तगफिरुल्लाह, दरूद इब्राहिम ऐड करने के बाद जो आसानियाँ उनकी ज़िंदगी में आती हैं, जो स्टोरियाँ वो हमारे साथ शेयर करते हैं, वो जी आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। और बहुत सारी मेरी सिस्टर बताती हैं कि जब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम और अस्तगफिरुल्लाह ऐड किया है, तब से ना सिर्फ़ उनके बिगड़े काम सही हो गए हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे नामुमकिन काम जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कंप्लीट होंगे, वो भी कंप्लीट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जी यही दुआ है कि अल्लाह ताला रहमतों, बरकतों, नेमतों के सदके वाले महीने में अल्लाह ताला सबको सब कुछ अता करे, हर किसी का दस्तरख़्वान खुशियों से सजे और हर किसी को अल्लाह ताला हर सकून और हर नेमत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की स्टोरी मुझे सेंड की है मुनीबा ने और मुनीबा सेंड कर रही हैं जी चकवात से। कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में मिरेकल शेयर करना चाहती हूँ। आपी, मेरे अब्बू की डेथ बहुत बचपन में हो गई थी। अब अब्बू की डेथ के बाद आपी हमारे ददियाल ने हमें घर से निकाल दिया था। हम अपने ननियाल में आ गए थे। मैं और मेरी एक छोटी बहन थी। आपी हम दोनों अपने मामू के घर में रहने लग गए थे क्योंकि आपी नानू की डेथ हो चुकी थी और ये घर मामू के पास था। मामू ने हमें अपने घर में रख लिया था और आपी ऊपर वाला पोर्शन हमें दे दिया था। हमारा सारा सामान और सब कुछ हमने वहाँ पे सेट कर लिया था और यहीं पे हमारी ज़िंदगी गुज़र रही थी। बचपन से अब तक हमारे सारे खर्चे हमारे मामू ने पूरे किए थे और मामू हमारा बहुत ज़्यादा ख़्याल करते थे। मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आप ही मैंने एक जगह पे जॉब कर ली थी और जॉब करने के बाद मैं अपनी सारी तनख्वाह लाके अपनी अम्मी को दिया करती थी कि घर के खर्चा पूरा हो जाया करे, क्योंकि मामू ने बहुत ज़्यादा हमारा केयर की थी और बहुत ज़्यादा हमारा ख़्याल किया था, हमारा खर्चा भी पूरा किया था। लेकिन अब हम चाहते थे कि हम अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा लें, इसलिए आप ही मैंने बीएससी करने के बाद ही आप ही अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठानी शुरू कर दी और एक फार्मेसी पे मुझे जॉब मिल गई थी, जिसकी वजह से मुझे अच्छा काम मिल गया था और साथ ही साथ मुझे अच्छी इनकम भी हो जाया करती थी और आप ही जिसकी वजह से मेरे घर के हालात बेहतर हो रहे थे। आप ही मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने घर को चलाने में गुज़ारी। इसी दौरान आप ही मम्मानी मेरा एक रिश्ता लेकर आई जो कि आप ही बहुत अच्छा लड़का कमाता था और उसका सेटअप भी बहुत अच्छा था। मम्मानी की यही सोच थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मम्मानी मुझे यहाँ से जल्द निकालना चाहती थी। वजह ये थी कि इनका बेटा मुझे पसंद करता था और मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, क्योंकि वो बहुत उम्र में मुझसे छोटा भी था, जिसकी वजह से मम्मानी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। कहीं मेरे यानी कि मोमानी के बेटे को मेरे ये इश्क से ज़्यादा तंग ना करने लग जाए, क्योंकि वो अक्सर और बेशतर ऐसी हरकतें किया करता था जिसकी वज़ह से आप ही घर में बहुत सारे मसले-मसाइल हो जाया करते थे। अम्मी को बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ती थी और मोमानी हर वक़्त अम्मी को यही बातें कहती रहती थी कि तुम अपनी बेटियों की जल्द से जल्द शादी कर दो, वरना मेरे बेटे तुम्हारी बेटियों को पसंद कर बैठे हैं और उन्होंने अगर मुझे शादी के लिए कह दिया तो फिर मुझसे इनकार नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि इतने बड़े कारोबार को ये छोड़ के बागी हो जाए। मेरी मम्मानी हमेशा इस तरह की बातें मेरी अम्मी को कह दिया करती थी और अम्मी भी खामोशी से सुन लिया करती थी, क्योंकि आज तक हमारे सारे खर्चे हमारे मामू ने ही पूरे किए थे और मम्मानी के ही घर में हम रह रहे थे। यानी कि ये मेरे मामू और मम्मानी का घर था, नानू का घर था और यहीं पे हम रह रहे थे। लेकिन अभी हम तो इतने सादा थे कि हमें ये नहीं पता था कि ननिहाल की जायदाद में भी बहनों का हिस्सा होता है, यानी कि बेटियों का हिस्सा होता है। ये मेरी माँ का ही घर था, लेकिन मामू ने हमेशा हमें पाला, हमारा खर्चे पूरे किए, जिसकी वजह से हम इन बातों में नहीं पड़ते थे। और मम्मी भी हर वक़्त यही जताती रहती थी कि ये उनका घर है और ये सारे घर वो पे
उन्हीं का हक है। इसलिए मोमानी यही कहती थी कि ये हमारा घर है, यानी कि मोमानी हमेशा मुझे यही फ़ील करवाती थी कि हम बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा हक़ीर हैं और इनके ऊपर हमारा गुज़र-बसर होता है। इसलिए आप ही ये बातें सुन के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और मैं यही कोशिश करती थी कि मेरे घर के हालात बेहतर हो जाएँ। और मैं आप ही एक की बजाय 2 जॉब करने लग गई। सुबह से 5 बजे तक मैं एक जॉब करती थी और शाम को 6 बजे से रात 11 बजे तक मैं दूसरी जॉब करती थी, जिसकी वज़ह से आप ही ना सिर्फ़ मुझे इनकम अच्छी हो जाती थी, बल्कि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो रहे थे और साथ ही साथ अम्मी ने कुछ सेविंग भी करना स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वज़ह से आप ही हमारे हालात में भी बेहतरी आ रही थी। अब हम मामू से खर्चा नहीं लेते थे, बल्कि अपने बिल्स वग़ैरह भी खुद ही पे कर दिया करते थे। मामू ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, ख़्याल किया, हमारा बहुत सारा एहसास किया। मामू ने हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बस मामू ने हमारे बाप होने का हक अदा कर दिया। बिल्कुल हमें बाप की कमी फ़ील नहीं होने दी, बल्कि बाप से भी बढ़ के इन्होंने हमारा साथ दिया और हमें से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यही वजह थी कि आप ही हम अपने मोमानी की बहुत सारी नेगेटिव बातें भी बर्दाश्त कर लिया करते थे और अम्मी हमेशा कहती थी कि तुम्हारे मामू हमारा सारा कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है मोमानी के साथ छोटी-छोटी बातों पे बहस करके या लड़ के अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की। लेकिन शुरू से अब तक आपकी मम्मी ने हमें हमेशा इग्नोर ही किया और हमें अजीब ही समझा, जिसकी वजह से आप ही हम काफ़ी ज़्यादा निग्लेक्ट रहते थे। इनफैक्ट मोमानी की कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी इलाके के लोग मोमानी को मिलने आते तो वो हमेशा यही कहती थी कि ये लोग ऊपर किराए पे रहते हैं, ये घर तो सारा हमारा है। जबकि ये तो हमारी नानों का घर था और नानों की घर में ये हमारा भी तो हिस्सा था, लेकिन ये हमेशा हमें किराएदारों की तरह सबके सामने पेश करती थी, जिसकी वजह से आप ही हमारी सेल्फ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाया करती थी और बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी में हम लोग चले जाया करते थे। यही वजह थी कि बहुत ज़्यादा परेशान और तकलीफ़ में रहते थे और यही कोशिश करते थे कि अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अता कर दे ताकि हम अपना घर बना सकें और यहाँ से चले जाएँ। अभी हम इसी कोशिश में लगे हुए थे। मैं भी जॉब करती थी और मेरी बहन भी जॉब करती थी। इनफैक्ट अम्मी ने भी घर से कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया था। पहले अम्मी सिलाई वगैरह करती थी, लेकिन मामू ने अम्मी को मना कर दिया था कि यहाँ पे तुमने रहना है, मैं तुम्हारा खर्चा पूरा कर रहा हूँ, जो है जैसा है इसमें ही गुज़ारा करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़ह से तुम्हें लोगों की बातें सुनने पड़े और लोग तुम्हें कहें कि तुम भाई के घर में होते हुए कमाती हो। मामू हमारे बहुत अच्छे थे और हमारा बहुत ज़्यादा ख़्याल किया करते थे। अभी मम्मी की बातें इस हद तक बढ़ गई थी कि मम्मी बहुत ही अजीब बातें करने लग गई थी, क्योंकि मम्मी का जो बड़ा बेटा था यानी कि मेरा कज़न, वो मुझे बहुत पसंद करता था। बचपन से अब तक वो मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। इनफैक्ट मैं उसे ट्यूशन भी पढ़ाती थी और उसकी स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी। अब बड़े होते साथ हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और एक दूसरे के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी और ये उम्र में मुझसे 2 साल छोटा था, लेकिन कद-काठ और अपनी जिसामत की वजह से एक अच्छा खासा नौजवान लगता था। मैं इसके आगे छोटी लगती थी। लेकिन ये उम्र का फ़र्क सब लोग जानते थे और मुमानी इसी बात को बहुत ज़्यादा इश्यू बनाया करती थी और यही कहती थी कि इससे दूर रहा करो, मत मिला करो, इसके साथ तुम्हारा इतनी बेतकल्लुफ़ होना बहुत अजीब-सी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और हमेशा यही समझती थी ये तो मेरा कज़न है, कज़न तो भाइयों की जैसे होते हैं। मैंने कभी नहीं इसके बारे में ऐसे सोचा था कि मैं इससे शादी करूँगी। इसकी हमेशा ये थॉट होती थी, ये हमेशा मुझे अच्छा दोस्त समझता था, अच्छे तरीके से मेरे साथ बात करता था, लेकिन मैं इसको हमेशा भाई की तरह समझती थी। अब मुमानी ने जब देखा कि उनके बेटे ने अपनी शादी के लिए अपने वालिद साहब को कहा है कि वो मुझसे ही शादी करेगा, क्योंकि मामी बहुत सारे रिश्ते देख रही थी, बहुत सारे रिश्ते आते थे और रिश्ते आने की वजह से ये हर रिश्ते को इनकार कर दिया करते थे। अच्छी जॉब थी, अच्छा कारोबार भी सँभाल रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने अच्छी स्टडी भी की थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्हें लोग पसंद भी करते थे और बहुत सारे लोग इनके लिए रिश्ता भी लेकर आते थे। और वो मामी की बहुत अच्छी दोस्तें थी जो कि इनको अपना दामाद बनाना चाहती थी। वो अक्सर और बेशतर इनके घर आती थी और हमेशा इनकार हो जाने की वजह से मोमानी बहुत ज़्यादा शाउट किया करती थी, बहुत बुरा-भला कहा करती थी और हमेशा मामू के साथ लड़ते हुए यही बात कहती थी कि तुम्हारी ही भांजियों का कमाल है, उनकी वजह से मेरे बेटे किसी और को पसंद ही नहीं करते और यही चाहते हैं इनके साथ शादी हो जाए। और मामू ने जब ये बात सुनी तो मामू भी बहुत ज़्यादा
घबरा गए और मामू कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारी शादियाँ उनके बेटों के साथ हो। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी दोस्ती थी। अब लेकिन मामू ने हमारा भी अपनी बेटियों की तरह बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा, बहुत ज़्यादा एहसास किया और मामू भी ये नहीं चाहते थे कि हमारी शादियाँ यहीं पे हो। मामू ने इस बात को बहुत ज़्यादा इश्यू बनाया और मामू ने भी अम्मी को आके अच्छा ख़ासा सुना दिया। अम्मी रोने लग गईं और बहुत ज़्यादा घबरा गईं कि ये क्या हो गया? जबकि अभी ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भी शादी यहाँ पे हो। मामू ने बहुत बुरा-भला कहा अम्मी को और कहा कि मेरे एहसानात का तुमने ये बदला दिया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बेटियों के साथ मेरे बच्चों की शादियाँ हो। मैं तो अच्छी जगहों पे इनकी शादियाँ करना चाहता हूँ। ये तो मेरी बेटियों जैसी हैं, इनकी भी अच्छी जगह पे शादी करना चाहता हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारे घरों में ये रिश्ते हों। हमेशा मैंने यही चाहा कि हम अपने बच्चों को बाहर ब्याएँगे। ये बात मुझे नहीं पसंद और ना ही मैं इस बात में आना चाहूँगा क्योंकि तुम्हें पता है हमारे खानदान में कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से खानदान की शादियाँ नहीं हो सकती थी। ये बात तुम लोगों की वजह से शुरू हुई है, इसको ख़त्म भी तुम ही लोग करोगे। मामू ने कहा कि मेरी मुम्मानी का भाई जो कि तलाक याफ़्ता है यानी कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है और उसकी बीवी उसे छोड़ के जा चुकी है, उसके साथ मेरा रिश्ता कर दिया जाए। अभी ये बात सुन के तो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो गई अम्मी और अब मामू को बहुत बुरा-भला कहने लग गई कि इन सारे एहसानात के लिए तुम हम पे इस तरह की मुसीबत ला दो कि वो इंसान किसी के काबिल नहीं है। सब लोग जानते हैं कि उसकी बीवी क्यों गई है और उसकी बीवी ने अपने बच्चे भी तुम लोगों को क्यों दिए हैं। तुम लोग बहुत ज़्यादा समझते हो इस बात को। तुम्हारी बीवी का भाई बहुत ज़्यादा अजीब हरकतों में है, जिसकी वजह से उसकी बीवी भी उसके साथ नहीं रह सकी और बच्चे भी तुम लोगों ने रख लिए हैं और यही वजह है कि वो बेचारी चली गई है। मामू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ कहानियाँ हैं, उनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। वो अच्छे खासे पैसे कमाता है, अच्छी खासी उसकी इनकम है और किसी भी इंसान को ज़िंदगी गुज़ारने के लिए दौलत की ही ज़रूरत होती है और उसके पास खुली दौलत है और अच्छी खासी उसकी जायदाद है, ऐश करेगी तुम्हारी बेटी और इस रिश्ते को तुमने लाज़मी एक्सेप्ट करना है क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे एहसानात का तुम इस तरह बदला दो। आज तक मैंने तुम्हारा हर खर्चा बर्दाश्त किया, तुम्हें हर तरह से पाला, हर तरह की तुम्हारी ज़रूरत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। लेकिन अब तुम लोगों का वक़्त है, तुम लोगों को इस चीज़ को इस तरीके से ख़त्म करना है कि मेरे साले का रिश्ता एक्सेप्ट करना है और उसके साथ मेरे बेटे को इनकार कर देना है। क्योंकि मेरा बेटा खुद सच हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो और अब तुम लोगों की वज़ह से ये सारा मामला हुआ है, इसको तुम ही लोग से ही करोगी। जब मामू की ये बात अम्मी ने सुनी तो अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, रोने लगी और मामू को बुरा-भला कहने लगी कि वो इंसान इस काबिल ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी बेटी ब्याह दूँ और पैसे का क्या है, पैसा तो मेरी बेटी भी कमा रही है, उसका गुज़र-बसर हो जाएगा। आप फ़िक्र ना करें लेकिन आपके बेटे के साथ भी हमें शादी नहीं करनी। आप ही अब मुझ पे जो इल्ज़ाम लग चुका था ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नाक़ाबिले बर्दाश्त था। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि ये क्या होता जा रहा है। जिसको मैंने हमेशा भाई समझा, जिसको हमेशा मैंने अच्छा दोस्त समझा वो मुझसे शादी करना चाहता है, जबकि मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैं तो अपनी जॉब करके अपने घर को, अपने घर वालों को एस्टेब्लिश करना चाहती थी और चाहती थी कि पहले हम अपने आप को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर लें, यहाँ से चले जाएँ और फिर अगर ज़िंदगी में हुआ तो शादी भी कर लूँगी। वरना मुझे तो यही था कि मैं अपनी छोटी बहन की शादी करूँगी। लेकिन मामू की इस बात ने मुझे और भी तोड़ के रख दिया क्योंकि मैं इतनी गई-गुज़री थी कि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ शादी कर दिया जाए जिसने अपनी बीवी को तलाक दी हुई है और जिसकी अपनी फैमिली के साथ भी नहीं बनती और पैसा तो वो नाजायज़ तरीकों से कमा रहा है, उसके काम सबको पता है कि वो क्या करते हैं। अभी ये बहुत बुराई थी मेरे लिए और मेरे लिए तो ये काफ़ी था कि इतना बड़ा मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मैं इनके बेटे को पसंद करती हूँ और उससे भी बढ़ के मुझे एक ऐसे इंसान के साथ जो किसी काबिल नहीं था, बहुत इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं था। कितने खून उसके हाथों पे थे, कितने लोगों के घर उसने उजाड़े हुए थे, कितने गलत कामों में वो मुलविस था, ये बात सब लोग जानते थे। लेकिन पैसा उसके पास खुला था, सिर्फ़ इस चीज़ से उसके सारे ऐबों को ढाँप दिया था और यही वजह थी कि मामू चाहते थे कि मेरी उनके साले के साथ शादी हो जाए और जल्द से जल्द मैं यहाँ से चली जाऊँ। आप ही हम लोग तो मोहताज थे क्योंकि यहीं पे रहते थे नानों के घर में और मामू ने कभी भी हमें ये इख्तियार नहीं दिया कि ये हमारा घर है। हम ना तो अपना हिस्सा ले सकते थे, ना ही अदालत और कचहरी में जा सकते थे और ना ही इनके साथ लड़ाई झगड़ा मोल ले सकते थे क्योंकि अब तक मामू ने ही हमें पाला, मामू ने ही हमारे खर्चे किए और मामू ने ही हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया। ये बात आप ही हमने हमेशा अच्छाई के तौर पे ली थी, लेकिन आप ही अल्लाह ताला है, रहम करने वाले हैं, करम करने वाले हैं, आसरे और सहारे बनाने वाले हैं।
आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मैंने अपनी कोलीग के साथ ये बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी नानू का घर है, तुम्हारे मामू कोई नहीं होते तुम्हारी शादी कहीं पे करने वाले और अपने सनात के नीचे तुम्हें दबा के वो तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों को अपना हिस्सा लेना है तो हर तरह का कानूनी रास्ता मौजूद है। ये तुम लोगों पे डिपेंड करता है। अगर तुम चाहो तो पहले अपने तरीके से मामू से बात कर लो क्योंकि मामू कौन होते हैं? नानों के घर में तुम लोग रहते हो। नानों के घर में तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है और अगर मामू ने तुम लोगों को अकोमोडेट किया तो ये मामू का फ़र्ज़ था। वरना तो मामू अगर तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा दे देते तो तुम लोग अपने हिस्से को सेपरेटली लेके रेंट पे भी दे सकते थे और वहां से इनकम जनरेट कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने भी तो ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव गाइड किया और बहुत सारा रास्ता भी बताया कि अगर मामू तुम्हारी बातें नहीं समझते तो फिर तुम लोग इस तरीके से कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। अब तो तुम अफोर्ड भी कर सकती हो, तुम्हारे घर के हालात भी बेहतर हैं। आप ही ये बात मेरी अक्ल में आई और समझ में आई। मैंने जाके अम्मी से ये बात की कि अम्मी मामू ने जो हम पे एक शर्त रख दी है कि मुझे उनके साले से शादी करनी पड़ेगी और यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मुझे ये नहीं पसंद कि मैं उसके साथ शादी करूँ और ना ही मुझे इनके बेटे से कोई शादी करनी है। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। अल्लाह ताला से यही चाहती थी कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए और जैसा कि मैंने वही तस्बीहात करनी शुरू की थी जो कि एक पहले सिस्टर ने मैंने सुनी थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐड की थी, यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के साथ-साथ आप ही सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह। आप ही मैंने भी ये तस्बीहात करनी शुरू कर दी क्योंकि मुझे मामू से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। और अब जो मामलात हो गए थे और जिस तरह मामू ने हमें फ़ोर्स कर दिया था कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा था, अब अल्लाह ही था हमारा रास्ता और सहारा बनाने वाला। आप ही मैंने ये तस्बीहात करनी शुरू की और साथ ही साथ मैंने मामू से भी बात करनी स्टार्ट की और मामू को कहा कि मामू आप मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकते, मुझे आपके बेटे के साथ शादी नहीं करनी और आपका बेटा अगर मुझे पसंद करता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपका बेटा है, आप उसे समझा सकते हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने हमेशा उसे भाई की तरह ट्रीट किया है और हमेशा अच्छे दोस्त की तरह हमारी ज़िंदगी गुज़री है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसके साथ शादी करूँगी या ये मुझे पसंद करे। ये उसका फ़ैसला है, मैं नहीं जानती और ना ही मुझे इसके साथ कोई शादी करनी है और जो आपने शर्त रखी है, इस शर्त के लिए आपने अपने सारे एहसानात हमें गिनवा दिए। मामू आपने हम पे कोई एहसान नहीं किया। आपने हमें नानों के घर में रखा, ये नानों का घर हमारा भी उतना ही घर था जितना आपका घर था। नानों के घर में हमारा भी उतना ही हिस्सा था जितना आपका हिस्सा था। ये बात आप नहीं कर सकते कि हमें रहने की जगह आपने दी, बल्कि ये तो हमारी नानों का घर था और हम अपने ही हिस्से में रह रहे थे। रही हमारी सारे खर्चों की बात, तो ये आपने हम पे एहसान किया था और अगर आप चाहते तो हमें उस वक़्त हमारा सेपरेट हिस्सा करके दे देते और फिर अगर आप हम पे खर्चा करते तो हम मानते। क्योंकि हम अपना हिस्सा रेंट पे दे के अपना भी इनकम को जनरेट कर सकते थे। लेकिन हमने आपकी ही इज़्ज़त को प्रेफ़र किया। इतने बड़े घर में आप ही के साथ एडजस्ट किया और आप ही के साथ रहे। बेशक आपने हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया, हमारा बहुत ज़्यादा ख़्याल किया, लेकिन ये कोई बात नहीं है कि आप हम पे एहसान जता के मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। मामू ने मुझे मारने की कोशिश की तो अम्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम कौन होते हो मेरे बच्चियों पे हाथ उठाने वाले? मैंने हमेशा इज़्ज़त दी भाई आपको, हमेशा रिस्पेक्ट की। आपकी बीवी ने हमेशा हमें ताने दिए, लेकिन हमने खामोशी से बर्दाश्त किए। हम इतने गे गुज़रे थोड़ा थे, हम तो अपने ही माँ के घर में बैठे हुए थे। जितना आपका हक है उतना ही हमारा हक है। हमें ये हक अल्लाह ने दिया है, आप कौन होते हैं हमसे लेने वाले? और रही मेरी बेटियों के रिश्तों की बात, तो ये मेरी बेटियाँ का फ़ैसला होगा। मैं जानूँ, मेरी बेटियाँ जानें, आप लोग कोई नहीं होते हमारे बीच में दखल-अंदाज़ी करने वाले। मामू खामोश हो गए। मोमानी ने अम्मी को बहुत बुरा-भला कहा। एहसान फरामोश से लेकर हर तरह के ताने दे दिए। अम्मी भी रोने लग गई और खामोश होके अपने कमरे में बैठ गई। मोमानी बहुत सारी बातें सुना के नीचे चली गई और आप ही अम्मी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई। अम्मी की इस तकलीफ़ की वज़ह से अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और अम्मी को मैं और मेरी छोटी सिस्टर लेके हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे जाके पता चला कि अम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जिसकी वज़ह से अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि अब करूँ तो क्या करूँ? कोई आसरा सहारा तो था नहीं, जो करना था मैंने ही करना था। मैंने अम्मी को यहाँ पे एडमिट करवाया और अपनी कुलीग से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि एक रेंट पे घर मिल रहा है, जो कि कम पैसों का है। अगर तुम चाहो तो वहाँ पे शिफ्ट हो सकती हो, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने ही घर में रहो और उसके बाद तुम कोई केस कर सकती हो जिसकी वजह से तुम्हें तुम लोगों का हिस्सा
मिल जाएगा, तुम्हें अभी ये जगह खाली नहीं करनी चाहिए। आप ही फिर उसने मुझे कहा कि तुम आंटी का ख्याल रखो, 1-2 दिन तक मैं तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर देता हूँ। आप ही उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया और हर तरह से मुझे इन्फॉर्मेशन लेके दी। उन्होंने बताया कि आप जिस घर में रह रहे हैं, यहीं पे रहें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने अपना कब्ज़ा छोड़ दिया, तो फिर आपको यहाँ पे हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ख़ैर आप ही वो बातें जो आज तक प्यार-मोहब्बत में चलती आ रही थी, ये क कोर्ट कचहरी में ही जानी थी। क्योंकि ममानी के ताने और इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह मुझे मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करना हमें नहीं पसंद था। ख़ैर अम्मी ने हिम्मत की और हौसला किया और अम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा जो दिल है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मर भी गई तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना, कोई ज़रूरत नहीं किसी को अपनी ज़िंदगी में मुसल्लत करने की। मामू की इज़्ज़त रिस्पेक्ट ज़रूर करना, लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी में उनको इंटरफेयर ना करने देना। वो अपने बच्चों के वाली वारिस हैं, वो अपने बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले कर सकते हो। तुम लोगों ने आज तक अपनी मेहनत करके अपने घर को चलाया है। बाकी रही मामू की बात, तो मामू ने जो तुम लोगों से प्यार किया है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। उनकी इज़्ज़त में कभी कमी ना लाना, लेकिन अब उनका हर तरह से ख़्याल भी रखना और उनको अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करने देना। आप भी खैर अम्मी की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई और हम घर आ गए और कुछ ही दिनों के बाद मैंने मामू को नोटिस भिजवा दिया। मामू ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हम लोग बहुत ज़्यादा आवारा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप के बारे में सोचने लग गई हैं। लेकिन अभी मामू की इस हरकत की वजह से ही हमें ये स्टेप उठाना पड़ा, क्योंकि मामू अगर हमें अपनी बेटियाँ समझते थे तो इस तरह के फैसले ना करते। एक ऐसे गंदे इंसान के साथ जो कि किसी के काबिल भी नहीं, जिसकी अपनी ही बीवी छोड़ के जा चुकी है और जिसने अपनी ही बीवी के से बच्चे भी छीन लिए हैं, उस इंसान के साथ कौन रह सकता था, जिसके साथ ये लोग मेरा रिश्ता करना चाहते थे। सिर्फ़ इसलिए कि मोमानी खुश रहे, मोमानी के भाई का घर आबाद हो जाए और मैं एक नौकरानी बन के उनके घर में रह जाऊँ। क्योंकि आप ही वो अक्सर और बेशतर अपनी पहली बीवी को मारा भी करते थे। ये बातें आप ही हम सबको पता थी, लेकिन मोमानी पर्दे डालती थी और मोमानी कहती थी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता करनी थी और एक बेहतरीन साथी मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने अता कर दिया था, जो कि मुझे ना सिर्फ़ गाइड कर रहा था बल्कि मेरे लिए आसानियाँ बना रहा था। ख़ैर आप ही जब मामू को नोटिस मिला तो मामू ने भी मुझे बहुत बुरा-भला कहा, बहुत बातें सुनाई और बहुत कुछ कहा, जिसकी वजह से आप ही अम्मी ने मामू से कतई ताल्लुक कर दिया। हम इसी घर में रहते थे और यहीं पे हमने अपना बिल वगैरह और अपना सिस्टम तो पहले ही अलग किया हुआ था। कई सालों से हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ खुद ही लेकर चल रहे थे। हमने कभी मामू को तंग नहीं किया था। ख़ास तौर पे जब से मुझे जॉब मिल गई थी, तब से मैंने अपना खर्चा खुद उठाना शुरू कर दिया था और मामू से पैसे लेने बंद कर दिए थे। यही 8 से 10 साल हो चुके थे, मैं अपना घर खुद चला रही थी, लेकिन मामू की इन बातों की वजह से मुझे और भी अकल आ गई और भी अपने आप को के बारे में सोचने का मौका मिल गया। बस ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने हमें आसानी अता करनी थी और ये आसानी इसी तरीके से मिलनी थी। आप काफ़ी अरसे केस चला, काफ़ी पेशियाँ हुई और उसके बाद ये फैसला हो गया कि अम्मी का जायदाद में जो हिस्सा है उसको सेपरेट कर दिया जाए और वहाँ पे बाउंड्री कर दी जाए। क्योंकि सारे खर्चात मामू ने बर्दाश्त करने थे, इसलिए मामू के हक में ये चीज़ नहीं आई, बल्कि अम्मी के हक में आ गई और यही फैसला हुआ कि मोमानी अपने हिस्से में बाउंड्री कर लें और उसके बाद वो लोग अपनी ज़िंदगी जिए और हम लोग अपनी ज़िंदगी जिए। आप ही इसी तरह हुआ, फिर सारे फैसले हो गए और सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप ही हमें हिस्सा तो थोड़ा मिला है, लेकिन आप ही अल्लाह का शुक्र है ये सुकून वाला है। हमारे नानों का एक कनाल का घर था, अभी इसमें काफ़ी अच्छी बाउंड्री हमें मिल गई है, जिसमें हमने एक हिस्से को रेंट आउट कर दिया और दूसरे हिस्से में हम लोग रहते हैं। बस ये मेरे रब का करम था और आसानी थी जो अल्लाह ताला ने हमें अता की। आप ही ये था हमारी ज़िंदगी का मौज़ा और हमारी ज़िंदगी में हुआ एक बहुत ही प्यारा मौज़ा। इसके बाद आप ही ना सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी बेहतर हुई बल्कि हमारी ज़िंदगी और भी आसान हो गई। आप ही ये जो हिस्सा हमारे नाम हुआ था, इसमें हमने दोनों पोर्शनों को 1 साल के बाद ही रेंट आउट कर दिया और हमने अपना एक अलग से घर ले लिया, जिसमें हम अपना रेंट पे करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉश एरिया में घर है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सुकून वाली ज़िंदगी भी मैसर है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा मुमानी की बातें और मुमानी की आवाज़ें आती थी, जिसकी वज़ह से आप ही घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहती थी। लेकिन हमने वो घर टोटली रेंट आउट कर दिया है। यहाँ पे हमने एक पॉश एरिया में घर लिया है, जिसका रेंट हम पे कर रहे हैं। आप ही हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें अपना घर बनाने की भी तौफ़ीक अता करे और हमारी हर मुश्किलात को आसानी में बदल दे। बेशक अल्लाह ताला कुव्वत अता करने वाले हैं, क्योंकि वो ही हैं जो कुव्वत दे सकते हैं। इंसान में हिम्मत, हौसला वो ही अता कर सकते हैं। बेशक आप ही आपने सही कहा था कि जैसे इंसान
मतलब को समझ के तस्बीहात को करता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ़ आसानी अता करते हैं बल्कि ज़िंदगी को भी खुशगवार बना देते हैं। ये था मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत मोजा जो कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट और बहुत ज़्यादा खुशी वाला था। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ अता करे और सब पे करम करे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।